आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। हवाएं आज शांत हैं, हर रंग सियासी है, हर थाली में उम्मीदों का पुलाव परोसा जा चुका है, कस्में वादे भी पूरे हो चुके हैं। छठवें चरण में ये सब कसौटी पर रखे जा रहे हैं। आज यूपी में छठवें चरण के मतदान में 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। फ्लैशबैक में जाएं तो 2019 के चुनाव में इन 14 सीटों में से 9 पर भगवा फहराया था। वहीं जौनपुर, अंबेडकर नगर, लालगंज, श्रावस्ती में हाथी ने बाजी मारी थी तो आजमगढ़ में साइकिल फर्स्ट आई थी। पर उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ सीट पर कब्जा जमा लिया था। अंबेडकर नगर और लालगंज के सांसद भी पाला बदलकर अब भाजपा के साथ हैं। वहीं श्रावस्ती के सांसद इस बार सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। तो कुल मिलाकर देखिए तो आज जो है उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर छठवें चरण के तहत वोटिंग जारी है। करीब 7 घंटों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। वोटिंग शुरू हुए सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर वोटिंग चल रही है। पूर्वांचल की 14 सीटों पर ये लड़ाई जो है वो अब छठवें चरण के तहत चल रही है। इसमें तमाम जो वादे थे, तमाम जो दावे थे, उससे इतर आज अग्नि परीक्षा है उन तमाम दावों की, उन तमाम वादों की। अपनी अपनी कसौटी पर जो है जनता परखने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसके दावे, किसके वादे पर वो जो है एतबार कर रही है और पोलिंग बूथों पर जा रही है। आप प्राइम टीवी की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं वोटरों में किस तरीके का उत्साह है और साथ ही साथ ये जो उत्साह है वो दिखलाता हुआ लोकतंत्र के इस महापर्व में कि वोटर जो है वो अपने अपने स्तर से इस महोत्सव में अपना योगदान दे रहा है। बात करें अगर देश की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की तो देखिए दोपहर 1 बजे तक 39.13% मतदान दर्ज किया गया है। बिहार में 36.48%, हरियाणा में 36.48%, जम्मू कश्मीर में 35.22%, झारखंड में 42% से ज़्यादा, झारखंड में 42% से ज़्यादा का मतदान दर्ज किया गया है। दिल्ली में भी 34% से ज़्यादा का मतदान, आज 7 सीटों पर दिल्ली में मतदान जारी है। ओडिशा में भी जो है वो मतदान चल रहा है, 35% से ज़्यादा का मतदान हो चुका है। और वहीं बात करें यूपी की तो 37% से ज़्यादा का मतदान वहाँ पर भी दर्ज किया गया है। और अगर बात करें आखिर में पश्चिम बंगाल की तो सबसे ज़्यादा वोटिंग वहाँ 55% के करीब दर्ज की गई है। वहीं अगर बात करें देखिए उत्तर प्रदेश के सीटवार तो दोपहर 1 बजे तक 37.23% मतदान, इलाहाबाद में 34% से ज़्यादा, अंबेडकर नगर में 41 से ज़्यादा, आजमगढ़ में 38 से ज़्यादा, बस्ती में 40% से ज़्यादा वोटिंग। दोपहर 1 बजे तक ये वोटिंग का डेटा अब तक पहुँचा रहा है। भदोही में भी वोटिंग जारी है, 35% से ज़्यादा, डुमरियागंज में 37.64%, जौनपुर में 37.41%, लालगंज में 38% से ज़्यादा का मतदान। ये उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों का हाल हिसाब आज सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का। मछली शहर में 37% से ज़्यादा, फूलपुर में 33% से ज़्यादा, प्रतापगढ़ में 36% से ज़्यादा मतदान, संत कबीर नगर में 37% मतदान दर्ज किया गया है दोपहर 1 बजे तक। वहीं देखिए अगर श्रावस्ती सीट की बात करें तो 36.74% मतदान, सुल्तानपुर में 38.42%, इलाहाबाद में 34% से ज़्यादा, अंबेडकर नगर में 41.59% मतदान दर्ज किया गया है दोपहर 1 बजे तक। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने वोट डाला है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल ने परिवार के साथ सीएम केजरीवाल ने वोट डाला है। बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेल से बेल पर आया और आप देखिए 7 लोकसभा सीटों पर दिल्ली में ये मतदान, और आज केजरीवाल ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। सिविल लाइंस बूथ पर उन्होंने मतदान किया है। केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर, दिल्ली में उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है, अपने परिवार संग उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने भी मतदान किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। माता पिता पत्नी के साथ पहुंचे पोलिंग बूथ, तो महेंद्र सिंह धोनी और अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया है। झारखंड के रांची में उन्होंने मतदान किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रांची से महेंद्र सिंह धोनी ने मतदान किया है, अपने परिवार संग वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे और उन्होंने अपने
वोट का इस्तेमाल किया है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां नंदगोपाल नंदी ने भी मतदान किया है। देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री ने अपने मत का इस्तेमाल किया है और देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं। वोट डालने के बाद नंदगोपाल नंदी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में इस बार 400 पार का दावा कर रहे हैं। 6 चरण का जो मतदान है वो चल रहा है, छोटे चरण का। इस बीच नंदगोपाल नंदी का वही दावा 400 पार का, उसी पर वो बरकरार रहते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में और सभी वर्ग सब आगे बढ़कर वोट देने को तैयार है। पूरे 400 पार करने के लिए देश में जिस तरह से सभी माहौल सबने सोचा अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री बनाना है। आप विपक्षी पार्टियों के बयान सुनेंगे तो वो कहते हैं नहीं 400 पार नहीं होंगे, मीन्स अपनी हार वो पहले ही मान चुके हैं। तो सबका केवल ध्येय है कि 400 पार न करने पाए, तो निश्चित रूप से ये सब हार मान चुके हैं। और देखिए दूसरी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती, हवाबाई घोषणा पत्र, जैसे अभी अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी किया। आप सोचिए कि कभी भी किसी रीजनल पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अपना अकेला घोषणा पत्र जारी किया जिसके 1, 2, 4 सांसद ना हो, तो वो करेंगे कैसे करेंगे? तो ये उनका घोषणा पत्र ऐसे ही, जैसे मुर्गा ये दावा करेगी वो अंडा देगा, बैल वह दावा करेगी वो दूध देगा, उसी तरह से है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, कई प्रत्याशियों का भाग्य जो है पेटी में कैद हो जाएगा, जो 4 तारीख के बाद खुलेगा। हाँ, ऊपर वाले तो जानेंगे, लेकिन हमारा अधिकार है मत देने का। क्या सरकार वही रहेगी या बदलेगी? कैसे हम कहीं की सरकार बदलेगी कि वही रहेगी? सबकी जहाँ राय होई तौन होई। आप लोगों की क्या राय है? अभी अब गुप्त दान है, जिसको भी गुप्त बोलेगा दान उसको है। इंसान हाँ। देगा। लेकिन हम ये नहीं पूछ रहे हैं, आप मतदान किसी को भी करो, लेकिन सरकार वही रहेगी, बदल जाएगी। अल्लाह जाने बदला तो किस्मत जाने उनकी। आप लोग क्या चाहते हैं? बदल जाए तो अच्छे हैं। बदल जाए तो अच्छे हैं। देखिए बदल जाए तो अच्छे हैं, बदल जाए तो अच्छे हैं। ये सुबह इसीलिए वोट डालने के लिए पहले बूथ पर पहुंच जा रही हैं। अभी भी अल्पसंख्यक समुदाय वो समझ नहीं पा रहा है। 3 तलाक मुद्दा, एनआरसी, अन्य चीजें सरकार मुहैया कराए, उसके बावजूद भी ये समझ से परे है। तो देखिए तमाम अल्पसंख्यक महिलाएं कह रही हैं, दबी जुबान में पहले तो बोलती हुई वो ये पाई गई कि देखिए गुप्त मतदान है, लेकिन जब जौनपुर के हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि हम दरअसल में ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने वोट किसे दिया, बल्कि ये बतलाइए कि क्या सरकार बदलनी चाहिए या फिर सरकार बरकरार रहनी चाहिए, तो फिर क्या जवाब मिलता है कि सरकार बदल जाए तो अच्छा है। यानी कि उनका वोट किधर गया है ये समझा जा सकता है। लेकिन देखिए तमाम जो बातें हैं, तमाम जो दावे हैं, उन दावों पर आज उन दावों की अग्नि परीक्षा है। तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी बातें इस 6वें चरण के चुनाव से पहले वोटरों के बीच में, जनता के बीच में रखी, लेकिन आज उन दावों की असल अग्नि परीक्षा है और जनता जो है वो अपने मत का इस्तेमाल कर उस अग्नि परीक्षा में किसे पास कराएगी, किसे फेल कराएगी, ये आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तमाम बड़े बड़े चेहरे भी आज अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, धर्मेंद्र यादव हो या फिर वो मेनका गांधी हो। तो ये बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे फिर वो डुमरियागंज से बीजेपी के वर्तमान सांसद जगदम्बिका पाल हो। ये बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। लेकिन जो कहानी है वो ये बतला रही है कि 2019 का लोकसभा चुनाव और इसी चुनाव में देखिए बीजेपी को मुश्किलों से पार पाना पड़ा था। मुश्किलें तमाम आई थी क्योंकि तब सपा और बसपा का अलायंस था और इन 14 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 4 पर कब्जा जमाया था बहुजन समाज पार्टी ने। वहीं 1 सीट मिली थी समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में। लेकिन उपचुनाव होता है और उपचुनाव में निरहुआ वहां से जीत दर्ज कर दिल्ली में पहुंचते हैं, संसद में पहुंचते हैं। कौन सी सीटें थी जिन पर हार मिली थी भारतीय जनता पार्टी को? वो सीटें थी जौनपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज
और वहीं समाजवादी पार्टी ने जीता था आजमगढ़ का किला। लेकिन देखिए जौनपुर का सियासी समीकरण क्या कह रहा है। पहले धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद जेल भेजे गए, उसके बाद उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव मैदान में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। लेकिन आखिर में कहानी ये कि श्याम सिंह यादव जो बहुजन समाज पार्टी के मौजूदा सांसद है, उन्हें एक फोन आता है बहन जी की ओर से कथित तौर पर, और वो फोन इसलिए किया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि श्रीकला सिंह रेड्डी का टिकट काट दिया गया है बीएसपी की ओर से और श्याम सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है। यानी कि कृपा शंकर सिंह के मुकाबले में जो श्रीकला सिंह अपने पति के जेल में बंद होने के बाद घूम घूम कर प्रचार कर रही थी और बतला रही थी बीजेपी की तानाशाही के बारे में, वो श्रीकला सिंह रेड्डी ने क्या टिकट वापस किया या फिर उनसे टिकट लिया गया, ये एक अलग मसला है। लेकिन आखिर में कहानी ये हुई कि धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया जौनपुर की लोकसभा सीट पर, और इसके बाद से, इस समर्थन के बाद से देखिए तमाम जो सियासी समीकरण है वो बदल गए। बहरहाल हम अपने गेस्ट से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे साहब मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, पूर्व राज्य मंत्री, समाजवादी पार्टी सरकार में रहे, आपका भी सर बहुत स्वागत है। हमारे साथ ललन राय साहब, बहुत स्वागत है आपका। आशीष कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस प्राइम टीवी की चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर साबरी साहब, देखिए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, और आप सभी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन देखिए दोपहर 1 बजे तक का मतदान जो उत्तर प्रदेश में हुआ है और तमाम तरीके से दावे किए गए, वादे किए गए, जोर आजमाइश की गई वोटरों को साथ लेने की, लेकिन आज जो दोपहर 1 बजे का जो मतदान का आंकड़ा कह रहा है वो क्या कुछ बतला रहा है। सबसे पहले चलूंगा मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक के पास। आशीष कुमार जी, ओवर टू यू, पहला रिएक्शन। ये देखिए, एक तो पहली खुशी की बात यह है कि लोग अपने घरों से निकल करके जितने लोग निकले वो वोट कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम जैसे राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी इस बार मतदाताओं ने काम काफी कठिन बना रखा है, क्योंकि कोई भी एक निश्चित पैटर्न जो है पूरे चुनाव के दौरान अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ जगहों पर जहां पर की जो है अभी मेरी जैसे जिन जिन जगहों पर चोरी रही है, तो कई जगहों पर लोग कह रहे हैं कि जो स्थानीय पत्रकार हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वो उनके क्षेत्र में सिर्फ मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा। युवा हैं, उनके कहना है कि बेरोजगारी के नाम पर वोट पड़ेगा। दलितों का किस ध्यान होगा, जो है मतलब ज्यादातर तो देखने में ये लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर कि दलित जो है कमल पर भी जा रहे हैं, बीजेपी के साथ भी जा रहे हैं जी। तो वास्तुता अगर आप देखिए तो चाहे प्रशांत किशोर हो, योगेंद्र यादव हो, इन जैसे लोगों को भी अगर देखिए तो इतना ज्यादा डिवीजन, हम लोग जो है परेशान हैं पर आनंद में हैं कि वोट गया है, मुझे स्थानीय तौर पर चुन रहा है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र है, जिंदाबाद की स्थिति है। ठीक है, हेलो जी। देखिए चंद्रमोहन चौबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 14 में से 9 सीटें फ्लैशबैक में जाएंगे, तो ये 9 सीटें आपने जीती थी, लेकिन पूर्वांचल का ये कठिन द्वार क्या बीजेपी कर पाएगी पार? क्या कह रहा है अभी तक का समीकरण? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो वो अपने काम के द्वारा और जन कल्याणकारी जो योजनाएं चली और धरातल पर उतरी, चाहे वो उसमें आज गरीबों के लिए आवास हो, राशन हो, या आयुष्मान कार्ड हो, या उज्ज्वला गैस हो, या जो भी जन कल्याणकारी हमारी योजनाएं हैं, चाहे देश में जो है अस्पताल नए नए निर्माण हुए हैं, पहले 6 एम्स थे, आज जो है 22 एम्स हो चुके हैं। उसी तरह हवाई अड्डे हमारे यहाँ 74 थे, आज 150 से अधिक हो गए हैं। विश्वविद्यालय हमारे यहाँ 678 थे, आज 1172 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। तो ये देश की जनता और मतदाता वो भली भांति इस बात को जानते हैं कि किसको हमें वोट करना है, किसके पक्ष में करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है वो लोगों के लिए, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे
वो आतंकवादियों पे कार्रवाई करने के मामले में हो, तुष्टिकरण को खत्म करने के मामले में हो, उत्तर प्रदेश में माफियाओं पे कार्रवाई हो, तो देश की जनता ये भली भांति जान रही है, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जान रही है। चौबे साहब, बीते चुनाव में सपा बसपा अलायंस ने 5 सीटें आपसे छीनी थी। क्या लगता है कि इस बार जब बसपा एकला चलो के साथ अकेले चुनाव मैदान में है, सपा कांग्रेस साथ में है, तो क्या राहत की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम इस 14 लोकसभा सीटों पर, या फिर दुखदुखी बढ़ी हुई है? चौबे साहब नहीं, देखिए, हमें सामने ये नहीं देखते हैं, हमारी पार्टी या हमारे पार्टी के शीर्ष में तो ये नहीं देखता कि हमारे सामने कौन, वो अपने काम के आधार पर जा रही हैं और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं उनके नाम पर वोट मांगा जा रहा है। और जो विपक्ष ने जो झूठ और अफवाह फैला रखा है, जो लोगों को भरमा रहे हैं, उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि देखिए ये सब झूठे हैं, इन लोगों को जब मौका मिला तो इन्होंने कुछ नहीं किया। आज ये राशन का उपहास उड़ाते हैं, लेकिन फिर उसी राशन को ये 10 किलो देने की बात करते हैं। लेकिन अब ये 10 किलो देने की बात क्यों करते हैं? इनके पास जब समय मिला तब इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने गरीबों के जो है आवास क्यों नहीं बनवाए? इन्होंने जो है स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय 11 करोड़ से अधिक लोगों को क्यों नहीं बनवाए? इन लोगों ने जो है घर घर नल से जल जो जा रहा है, इनके समय में भी तो जा सकता था, इनके समय में क्यों नहीं गया? ठीक है, तो ललन राय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं फिलहाल। देखिए, हम आपको भी जोड़ेंगे, लेकिन हम पहले चलते हैं साबरी साहब के पास। देखिए साबरी साहब, ये जो 5 चरण के मतदान हो चले हैं, छठे चरण में जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का उत्साह वोटरों में देखा जा रहा है, क्या कुछ कहता हुआ और कैसे आप सपोर्ट कर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि बागपत और बिजनौर की सीटों पर चुनाव हो चुका है, तो अभी कोई खबर नहीं आ रही, कोई चर्चा नहीं हो रही है जयंत चौधरी की। धन्यवाद रामकृष्ण जी, आपने इस चर्चा में शामिल किया। देखिए, बहुत अच्छा माहौल है चुनाव का, और आज देख रहे हैं, आपने खुद देखा है कि 1 बजे तक 38%, 39%, 42% तक वोट पड़ चुका है। इसका मतलब ये है कि शाम आते आते ये वोट 60 से ऊपर क्रॉस करेगा। औसतन वोट 58, 57, 60 तक रहते रहता है, हर चुनाव में रहा है। इस बार चूँकि बहुत अच्छा उत्साह है और छठे चरण में कुछ ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब बात करें सीटों की, तो 14 सीटों पर जिस पर आज चुनाव हो रहा है, 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी पास है मौजूदा वक्त में और 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी पास हैं। देखिए, अगर आप 2019 और का अगर मिलान करेंगे 2024 से, 2019 में 2 बहुत बड़े दल थे जो एक हो गए थे, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। और एक बहुत अच्छा मैसेज था समाज के अंदर कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 50 से 55-60 सीटें जीत के ले आएगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ विपरीत ये हुआ कि उस मात्र 15 सीटों पर दोनों दल ठहर गया करके, जिसमें बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें ले गई और समाजवादी पार्टी 5 सीटें ले गई। वजह साफ थी कि उसमें दल तो मिले थे लेकिन दिल नहीं मिले थे। सेम पोजीशन आज भी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो दल तो मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिले। दिल इसलिए नहीं मिलेंगे कि ब्राह्मण वोट, ठाकुर वोट, यादवों के अलावा कुर्मी वोट, लोधी वोट, ये कोई समाजवादी पार्टी पास नहीं है आज की तारीख में। यही वजह है, जबकि हद तो यह है कि जो उनका समाजवादी पार्टी का बेस वोट होता था, यादव वोट, वो भी आज 6% में 3% बीजेपी में जा चुका है। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी पास सिवाय मुस्लिम वोटों का कोई दूसरा वोट है नहीं। और मुस्लिम में भी 100% हम इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है और किसी हद तक भारतीय जनता पार्टी को भी मुस्लिम वोट मिल रहा है। और जहां तक हम बात करें राष्ट्रीय लोकदल की, जयंत चौधरी की, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई सीट उत्तर प्रदेश नहीं कि आधे देश के अंदर ऐसी नहीं जहां पर किसान बहुत अधिक तादाद में ना हो या किसी सीट पर परिवर्तन ना करने की स्थिति में हो। हर सीट पर परिवर्तन करने की स्थिति में किसान है। बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हुआ है इस मर्तबा कि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए का एक घटक दल के रूप में साथ आया है और राष्ट्रीय लोकदल का बहुत बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में मिल रहा है। आप समझ लीजिए, जिन आज 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें कम से कम हम 12 सीटें जीत रहे हैं। ये हम पूरी ईमानदारी से, पूरी दावेदारी से कह सकते हैं। ठीक है आशीष जी, ये जो चुनाव हम देख पा रहे हैं आज जो छठे चरण का चल रहा है, इस चुनाव में हम ये देख पा रहे हैं कि देखिए तमाम तरीके से कोशिशें की गई जातियों को अपने साथ लेने की, राजभर को भी साथ में लाए, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उससे पहले यहाँ पर निषाद को भी साधने की कोशिश की गई, यहाँ पर संजय निषाद को तमाम जनसभाओं में लाया गया। तो क्या अभी ये देखते हैं कि मुद्दों की बात तो खूब होती है, लेकिन उससे पहले जब मुद्दों की बात चुनाव से पहले ही होती है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है, चुनाव का रोज आता है, तो कहीं ना कहीं ये जो जाति है, जातिगत फैक्टर है, ये हावी हो जाता है और वोटर जो होता है वो अपनी जाति को वोट करता है।
नहीं, ये बात अभी मैं आपको बताऊं कि एक संयोग ही है कि कुछ देर पहले, वर्तमान में मैं पटना में हूं और यहाँ के राजनीतिक माहौल का आकलन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुछ लोगों के साथ मुझे भी चर्चा चल रही थी, बुद्धिजीवी वर्ग था, और कल अभी कुछ जो है नाई समाज के लोगों के साथ मेरी बैठक थी। मैं दोनों जगह की रिपोर्ट के आधार पे आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक तो नाई समाज जो है वो ये बोल रहा है कि वो इस बार जो वोट करेगा, मैंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। आशीष जी, यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, ललन राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय साहब, छठे चरण में आजमगढ़ में बवाल देखा हमने, अखिलेश की जनसभा में हमने बवाल देखा, उसी प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट पर भी जहाँ अखिलेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी पहुंचते हैं संयुक्त जनसभा को संबोधित करने, लेकिन बैरंग वहां से लौटना पड़ता है। आज दोनों ही सीटों पर चुनाव हो रहा है, किस तरीके का माहौल, क्या कुछ रिपोर्ट मिल रही है आपको राय साहब? तूफान है, तूफान इंडिया गठबंधन का तूफान है, सुनामी आ गया है। और इस तरीके से बवाल न बोलिए, ये जनता का रुझान है। आज 1.5 लाख 2 लाख 1.25 लाख से कम की भीड़ नहीं हो रही है। चौबे साहब गौर करिएगा, तूफान आ गया है, उड़ जाएंगे आप। ठीक है, आपसे जवाब लूंगा। जी ललन राय साहब, कंटिन्यू प्लीज। तूफान जो आया अभी यहाँ फूलपुर में, उसी दिन जनसभा थी 2 लड़कों की जोड़ी की जी। राहुल गांधी अखिलेश यादव की सभा थी, 1.5 लाख से ऊपर थे। और वहीं पर 7 किलोमीटर दूर योगी जी और अमित शाह की मीटिंग थी। पता कर लीजिए, 5000 लोग थे। क्योंकि ये सुनामी है, ये जनता चुनाव लड़ रही है और ये 2 लड़कों के साथ देश के नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं। आजमगढ़ में सुनामी आएगी कि नहीं आएगी? धर्मेंद्र यादव जीत पाएंगे? तो पूरे देश में आ रही है, उत्तर प्रदेश में तो आई गई जी, पूरे देश में सुनामी आ गई है। नहीं, चौबे साहब तो कह रहे हैं 12 सीटें जीत लेंगे इन 14 में से। कौन? 14 में से 14। अभी आज चुनाव हो रहा है जी, एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बोनी नहीं होने वाली। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बोनी होगी नहीं साहब, चौबे साहब? नहीं, ये जो है कुछ भी कह सकते हैं, इनका कहने का अधिकार है। और ये सब तो वैसे भी बहुत ज्यादा बोलते हैं। नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से वहां पर सुनामी आई थी जनसभाओं में, देखिए रेला आया था लोगों का और उसी वजह से सभाएं नहीं हुई, तो वो जो प्रेम था समर्थकों का, और वही जो प्रेम है आज वो पोलिंग बूथों तक उमड़ रहा है। देखिए, ये वही प्रेम है जो प्रदेश की जनता देख रही है। वो प्रेम नहीं है, वो अराजकता थी। समझ लीजिए कि इनके डीएनए में अराजकता है और प्रदेश की जनता इसी अराजकता को देख रही है, गौर से देख रही है कि इन लोगों की क्या दशा है, कि लोग क्या फिर वो 2017 से पहले वाली परिस्थिति यहाँ देखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और रही बात, इन्होंने कहा कि खाता नहीं खुलेगा, बहुनी नहीं होगा, तो ये बड़बोले लोग हैं। आपको याद होगा 2012 के चुनाव में इन्होंने क्या कहा था, और बिल्कुल उसी तरह की भाषा शैली अभी भी इनके नेता की है। क्या कहा था कि हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं, हम 3 सीटें, हम लोकतंत्र को मानते हैं इसलिए हम 3 सीटें दे देते हैं। और परिणाम आया तो क्या हुआ? बहुमत किसको मिली? जनता ने किसको जिताया? क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और वो भली भांति जानती है कि जब इनको मौका मिला तो इन्होंने सिर्फ एक परिवार को बढ़ाया और मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना। इनको मौका मिला तो इन्होंने सिर्फ जो है 5 जिलों को अपना जिला समझा, बाकी जिले नहीं। जब इनको मौका मिला, जवाब तो इनको मोदी जी का पूरा परिवार है, देश पूरा परिवार 140 करोड़ की आवाम, लेकिन आप तो महज 5-6 लोग जो हैं वो इर्द गिर्द घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी में, सरकार में, और वही लोग जो हैं वो घूम फिर कर सांसद प्रत्याशी बनाए जाते हैं। राय साहब, ये तो काम इनके यहाँ भी एक वॉशिंग मशीन लगा हुआ है। अपराधी अपराध करेगा, ईडी छापा डालेगा, वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा और इनके यहाँ सांसद हो जाता है। अब सवाल इस बात का है कि मोदी की गारंटी हो गई, 2 बार मोदी जी की गारंटी हो गई। जनता ने देख लिया कि गारंटी वारंटी कुछ नहीं मिलना है। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, नहीं किया। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है, महंगाई खत्म नहीं हो रहा है, और देश के कानून को बदलने की बात और आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जनता सब जान रही है,
गारंटी दोबारा नहीं चलने वाली है। और जहां तक 400 पार का नारा है, हम भी कह रहे हैं कि 400 पार 543 में 400 पार में 143 बचता है, वो उनको मिलेगा, निश्चित मिलेगा 400 पार वाली सीट। जी देखिए साबरी साहब, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। 5वें चरण के मतदान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि भाई हम जो है इन 428 सीटों में से 310 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर देखिए राय साहब कह रहे हैं कि देखिए आप 400 छोड़ दीजिए क्योंकि 400 तो आप हारने चाह रहे हैं। राय साहब की अपनी जुबान है, कुछ भी कह सकते हैं। राय साहब अभी कह रहे थे 2 लड़कों की जोड़ी, अरे 2 लड़कों की जोड़ी तो 2017 में भी थी और फुल फ्लैश आपकी सरकार थी, फुल फ्लैश समाजवादी पार्टी सरकार थी और मात्र 47 सीटों पर सिमट गए थे। मैं अगर ये कह दूं, अगर शब्द बदल करके कि अगर कांग्रेस से समझौता ना हुआ होता तो वही हाल होता जो 1990 में मुलायम सिंह का हुआ था कि मात्र 27 सीटों 26 सीटों पर सिमट जाते। 47 सीटें ये आ गई कांग्रेस की बदौलत, और कांग्रेस बेचारी 28 सीटों पर थी, 7 सीटों पर सिमट गई। कुल मिलाकर के हुआ ये कि समाजवादी पार्टी के जो गुनाहों की चादर थी वो आधी कांग्रेस ने ओढ़ ली, तो उसमें जो कांग्रेस को वोट मिल रहा था वो भी चला गया। तो कुल मिलाकर ये दो लड़कों की जोड़ी तो 17 में भी थी और 15 दिन बाद एक दूसरे को गाली देते घूम रहे थे। आप फिक्र ना करिए, 4 जून के बाद आप कांग्रेस को गाली देंगे और कांग्रेस आपको गाली देगी और फिर आप मातम करेंगे, हाय मोदी हाय ईवीएम, हाय मोदी हाय ईवीएम, फिर आप ये करेंगे। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी अपनी बात रखिए आशीष जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अगर राजनीतिक बहस में हम थोड़ी संजीदगी रखें तो ज्यादा बेहतर हो। अगर केवल पास्ट के आधार पर प्रेजेंट को इवेलुएट किया जा सकता है, दूध के आधार पर वर्तमान को जो है हम आकलन कर सकते हैं, तो करीबन जो है 70-80 सालों तक जो है बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था। तो क्या इस आधार पर बीजेपी के सारे कार्यकर्ता बैठ गए होते? ये चुनाव इसीलिए कराए जाते हैं कि हम 5-5 साल पर आकलन करें। 1990 के बाद क्या जो है मुलायम सिंह की जो है पार्टी नहीं खड़ी हुई कि वो उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंचाई। तो ये कहना कि पहले क्या हुआ था और अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से इतना कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये गलत आकलन करते हैं लोग। जी गलत आकलन करते हैं। चौबे साहब, क्या ये बेहतर ना होता कि समाजवादी सरकार ने क्या किया, कांग्रेस सरकार ने क्या किया, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, बल्कि ये बेहतर होता है कि भाई हमारी 10 साल की मोदी सरकार ने क्या किया, हम कर क्या रहे हैं और करने क्या वाले हैं, अगर इस पर ज्यादा फोकस करें। नहीं, बिल्कुल हम लोग बता तो रहे। अभी हमने आपसे कहा तो कि जो है इनके समय में 70 वर्षों में 74 एयरपोर्ट बने थे और इन 10 वर्षों में 150 एयरपोर्ट बने। इनके समय में 6 एम्स थे और हमारे 10 वर्षों में 23 एम्स हो गए। इनके समय में 2014 तक मात्र जो है 6 मेडिकल एम्स थे और आज 23 एम्स हो गए। मेट्रो जो है 7 था, आज 22 मेट्रो शहरों में चल रहा है। तो हमारा काम तो है। इनके समय में देश में हर तरफ धमाके होते थे, आज देश में शांति है। इनके समय में रोज भ्रष्टाचार उजागर होता था, आज कहीं भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो रहा। इनके समय में महंगाई 13.10 से भी ऊपर चली गई थी, हमारे समय में महंगाई 4.5% से कमी है। इनके समय में रोज पाकिस्तानी और आतंकवादी धमकी देते थे, आज हमारे समय में छिप गए हैं। जी आशीष जी, देखिए लोकसभा की जो लड़ाई है वो दरअसल 6वें चरण पर आई है और आशीष कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अपनी बात रखिए। हाँ, ये देखिए तर्क गलत है। एक तो जितने आप आंकड़े बता रहे कितने एम्स बन गए, तो वो समय के कालखंड में होता है कि किसी भी चीज की शुरुआत करने में मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अगर आपने पढ़ा होगा, जड़त्व का नियम, तो किसी चीज की शुरुआत करने में ज्यादा समय लगता है। उस समय तक जो है उस समय तक जितने भी हमारे पास आर्थिक संपदा थी उसकी तुलना और 2014 में जो संपदा छोड़ी गई थी उसकी तुलना करके देखिए। फिर मैं आपको एम्स आपने बनवा दिए, दरभंगा में एम्स था ही नहीं और प्रधानमंत्री उसकी गिनती लाल किले से करके बैठे हुए थे। मैं उन जो है राजनीतिक आरोपों में नहीं जाऊंगा, मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं। आप ही की सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जो सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज होती हैं, यानी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं,
उस पर आज भी 82% पद खाली हैं। तो वो ऐसा क्यों है? और अगर ये तर्क कांग्रेस के लिए है तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्यों नहीं बनवाया? उनकी भी सरकार को आप पूरी तरह से फेल्योर मान लीजिए। हमेशा जो पहले की कार्य होते हैं अगली सरकार उस कार्य को आगे बढ़ाती है। 85 करोड़ जनसंख्या को इतना विवश क्यों कर दिया गया है कि वो 5 किलो अनाज को अपना जो है खुदा समझ करके बैठ गई है। जब चुनाव होते हैं तो हम ये नहीं देखने जाते हैं कि इसके पहले की सरकार ने क्या किया। कांग्रेस की सरकार ने अगर कुछ गलत किया था तो उसको हरा दिया गया। अब ये मूल्यांकन केवल और केवल आपके कार्य का होगा और आप आंकड़े सही रखिए। आप बताइए कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी आपके समय में है। ये बताइए कि महंगाई सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पद रिक्त है। मैं आपको जो है संसद में आप ही के सरकार के द्वारा रखे गए 2 आंकड़ों की बानगी देता हूं। पहला, आपकी सरकार ने संसद में यह माना है कि राम सेतु काल्पनिक है, उसका ऐतिहासिक कोई मूल्य नहीं है। यानी कि बीजेपी सरकार ने संसद में यह मान लिया है कि राम काल्पनिक थे, जिसका कि आज तक आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे थे। दूसरा तर्क मैं आपको दे रहा हूं कि 3 साल पहले संसद में इसी सरकार ने कहा कि वर्तमान में देश में 5000 पद केवल IAS के खाली हैं। और जब वैकेंसी आती है, देश का काफी बड़ा युवा भी सुन रहा है, जब वैकेंसी आती है तो वो वैकेंसी मात्र 70 पद, 80 पद, 100 पद। ठीक है सर। एक बात बताइए कि पूरा देश जो है 4000, 5000 पदों के रिक्त होने पर कैसे कार्य कर रहा है? तो आप गवर्नेंस पर बात करिए, आरोप पर नहीं बात करिए। ठीक है चौबे साहब, जवाब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। आप ये देखिए, क्या जब 6000 करोड़ रक्षा के जो हथियार या उससे बने सामग्री जब 2014 से पहले 6000 करोड़ का निर्यात होता था, आज यदि वो 16,500 करोड़ निर्यात हो रहा है तो क्या उससे रोजगार नहीं बढ़ा होगा? आप ये बताइए, 2014 से पहले यहाँ पर मात्र 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी और आज जो है 200 से अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां यहाँ हमारे भारतवर्ष में बना रही हैं। तो क्या ये बढ़ा नहीं होगा? क्या 2014 से पहले जब हमारे यहाँ स्टार्टअप 100 से भी कम थे, लगभग 90-95 के थे, आज 1,20,000 करोड़ स्टार्टअप अगर हुआ है तो क्या उन लोगों को रोजगार नहीं बढ़ा होगा? और महंगाई देखिए, वाकई महंगाई का ठीक है। ललन राय साहब, तमाम उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं बीजेपी सरकार के दरमियान के 10 सालों में, और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में गुंडाराज रहा। कांग्रेस सरकार समर्थित जो सरकार रही वो लगातार जो है वो आवाम का, जनता का उत्पीड़न करती रही। राय साहब, बस इनके पास गुंडाराज, राम मंदिर, 370 इसके अलावा जो है राष्ट्र की बात कर रहे हैं। 70 सालों के इतिहास की बात कर रहे हैं। जब अंग्रेजों से और देश को स्वतंत्र कराया था, देश आजाद हुआ था, देश की हालत खराब हो गई थी, सड़क टूट गई थी, रेल टूट गया था, लाइनें बर्बाद हो गई थी। किस तरीके से क्रांति में जो है देश हमारा बर्बाद हो गया था, कम्युनिकेशन गैप हो गया था। उस जमाने में ना मोबाइल चलता था, ना कोई सिस्टम चलता था, भी चलते थे तो हाथ के हैंडल से चलता था, ऑटोमेटिक फाटक नहीं हुआ करता था। दूर से जो टेलीफोन भी चलते थे तो हाथ से 50 बार घुमाना पड़ता था स्टेशन मास्टर को। आज 70 साल से इंटरनेट की व्यवस्था हुई, मोबाइल का सिस्टम आया, देश तरक्की किया, IIT सेक्टर आया, अस्पताल हुआ, रेल हुआ, स्टेशन हुआ, लाइन हुई। ये सारी चीजें जो हुई हैं, ये बता दें, ये तो रक्षा की बात भी अभी कर रहे थे। पुलवामा में क्या हुआ? पुलवामा में जो जवान मारे गए उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी जी हैं। ये खुलासा हो गया है कि अगर उन्होंने मांगा था कि बाई रोड मार्ग से जाने वाले जवानों पर खतरा है, वहां के गवर्नर ने बोल दिया था, हेलीकॉप्टर मंगाया था, जहाज मंगाया था, इन लोगों ने नहीं दिया। आज जवान मारे गए पुलवामा में। हमारा ये कहना है कि ये केवल जुमलेबाज की बात है। ये 2 बार जुमलेबाजी में बड़े बड़े सपने देश की जनता के सामने दिखा करके इन्होंने 2 बार राज कर लिया। इस बार जनता भी समझ गई है। अब सवाल इस बात का है कि मैं कह तो रहा हूँ, न बीजेपी लड़ रही है, न कांग्रेस लड़ रही है, न सपा लड़ रही है। इस वक्त देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। जी राय साहब,
आरएलडी बीते चुनाव तक आपके साथ में थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो आरएलडी बीजेपी के साथ में आई है, यहाँ पर जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई सरकार जो आने वाली है बीजेपी की इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है, तो साबरी साहब कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई आए तो हम बीजेपी के साथ की सरकार में आएंगे लेकिन उल्टा हो जाए। हो गया कि उनका डिसीजन गलत था। आज चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता, आज सवाल बात का है कि दिल्ली में किसानों को जो है कीले लगा करके उनके जो है ठोकने का काम, गोली चलाने का काम, आज सवाल इस बात का है कि गाड़ी से कुचल देने का काम, ये सब काम जो हुआ है और किसान के रूप में किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी थे। फिर मुलायम सिंह यादव जिसको धरती पुत्र किसानों के नेता कहे जाते हैं, ये अवसर है। और लोग ये वहां पे इनके ये लोग जो है जो चले गए वहां पर जिस फायदे के लिए, अब वो फायदा वायदा कहीं मिलना नहीं है, डिसीजन ही इनका गलत हो गया। डिसीजन गलत हो गया, फायदा मिलना नहीं है। साबरी साहब, दुख हो रहा है क्या? छठे चरण में आते आते दुख हो रहा है क्या कि गलती हो गई है? भाई खुशी है, कोई दुख नहीं हो रहा है। ये 4 जून के बाद सब गाली देते फिरेंगे एक दूसरे को, ये मान के चलिए। और जयंत चौधरी जी का हमारे निर्णय बिल्कुल दुरुस्त था, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, चौधरी अजीत सिंह किसान नेता थे, मौजूदा वक्त में हमारे चौधरी जयंत सिंह जी भी किसान नेता हैं, क्योंकि किसान नेता थे और किसानों के जो प्रताड़ित किए जा रहे थे, किसानों पर जब लाठी चल रही थी तो हमारे जयंत जी ने नहीं लाठियां खाई थी। अखिलेश जी लाठी खाने नहीं गए थे, अखिलेश जी ने खाली ऐलान करके और घर में कैद कर दिए गए थे ये। और हमारे जयंत जी जमीनी नेता हैं, जमीन पर किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु मौके पर गए, ना कि खाली लफाजी करी, बयान दिए और घर में बैठ गए। किसान नेता हमारे चौधरी जयंत सिंह कल भी थे और आज भी हैं, और यही वजह जो किसानों का वोट उनके बिना पर, उनकी बगैर मर्जी के कहीं नहीं पड़ता। आप देखिएगा 2022 में 110 सीटें समाजवादी पार्टी की आई थी, उसमें आधी से ज़्यादा राष्ट्रीय लोकदल की बदौलत आई थी। और आज इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा राष्ट्रीय लोकदल की बिना पर होने जा रहा है, ये आप समझ लीजिए। खाली टीवी पर बैठ के आंकड़े गिनाने से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होता है। हम जमीन पर रहते हैं और जमीन पर बात करते हैं और जमीनी बात करते हैं। अच्छा राय साहब, बदलेगा। किसान नेता मुलायम सिंह यादव थे और किसान नेता जो है कभी नहीं रहे, किसानों को लूटा मुलायम सिंह ने दोनों हाथों से। नरेंद्र मोदी जी किसान नेता नहीं हुए, और जो भी किसानों का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। इस बार ही 4 जून के बाद किसान जवाब देगा, किसान जवाब देगा। अरे राय साहब, पुराने सहयोगी आरएलडी आपके हैं, कहीं मान लिया कि ये ऐसा सोच जाता है कि भाई गलती हो गई है, हम वापस समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे, तो स्वागत करेंगे क्या? देखिए अभी तो बहुत बड़ा धोखा दिया इन्होंने संघर्ष में। धोखा आपने दिया, 7 सीटें देने के बाद 4 सीट प्रत्याशी अपने दे दिए थे। राय साहब नहीं, धोखा जयंत चौधरी जी को आपने दिया, राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें दी, उसके बाद 4 प्रत्याशी अपने दे दिए थे। जब भी जयंत जी छोड़ के गए, धोखा जयंत जी नहीं, धोखा अखिलेश यादव ने दिया है। धोखा अखिलेश यादव ने दिया, खुला धोखा दिया, पूरा देश जानता है, प्रदेश ही नहीं, 7 टिकट दे रहे थे, पूरा प्रदेश ही देश जानता है। 7 सीटें आप दे रहे थे, 4 प्रत्याशी भी अपने दे रहे थे। ये 2 टिकट में अरे अपने दुरुस्त आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए, आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए। 7 सीटों में 4 प्रत्याशी भी आप अपने दे रहे थे। धोखा अखिलेश यादव के ब्लेड में शामिल है, मुलायम सिंह जी भी हमेशा धोखा देते रहे। आशीष जी कितने दिन, थोड़े दिन और जाओ भाई। आशीष जी बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए 2 बातें बड़ी ईमानदारी की है। साबरी साहब जोश में जो है ऐसा बोल गए हैं कि जो हरियाणा वगैरह के चुनाव में जो है बीजेपी के बड़े अगेंस्ट में जाएगा। पहली चीज इन्होंने बोला कि किसान वही वोट देते हैं जहां पर आरएलडी देते हैं, ये मतलब कि जयंत चौधरी बोलते हैं। एक तो जयंत चौधरी किसान नेता है, ये बहुत अचरज भरी बात है कि जयंत चौधरी जो है गेहूं और गन्ना में फर्क कर ले, वही बड़ी बात है। आशीष भाई क्या ये सच नहीं है? मैं जयंत चौधरी को आपसे ज्यादा जानता हूँ। जी बिल्कुल जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, हम इसको स्वीकार, हम इसका इनकार नहीं कर रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। इन्होंने बोला कि जाट और किसान इनके कहने पर वोट देते हैं। क्या जाट और किसानों का स्वाभिमान मर गया है? उनकी अपनी मति मारी गई है, जो किसी के बधुआ जो है वोटर हो गए हैं। और तीसरी बात, इसमें बंधुआ भी कोई बात नहीं, मोहब्बत की बात है। 7 में से 4 आप बोल चुके हैं और यही मैसेज जाएगा, आप इसलिए सोच समझ के बोलिए। 7 में से अगर 4 सीट दे भी रहे थे तो कल तक आप उद्योगपतियों के खिलाफ किसानों का साथ दे रहे थे। और अगर आपको
आपको 7 सीटें या 4 सीटें नहीं मिल रही थी, तो आपकी विचारधारा में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि उद्योगपति आपको किसान मित्र नजर आने लगता है। जिन किसानों के नाम पर जो है जयंत चौधरी जो है आप कह रहे हैं कि रस्ते पर थे, आज उन्हीं को सस्ते में निपटा दिए। विचारधाराओं का कोई मूल्य नहीं है, केवल मूल्य जो है कुमार साहब, चौबे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चौबे साहब, देखिए जिस प्रकार से राय साहब बोल रहे हैं, इनके साथ यदि कोई रहे तो वो उसके अंदर सारे गुण हैं, सब कुछ सही है, कहीं से वो नहीं जी। और लेकिन इनसे अगर यदि वो अलग हो जाए, ठीक है। चौबे साहब फाइनल कमेंट, 14 में से सीटें कितनी, फाइनल कमेंट प्लीज। 14 में से भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर, जनता के विश्वास के आधार पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के कार्य के आधार पर हम लोग 14 में से 14 सीटें लाने जा रहे हैं। 14 में से 14 सीटें। जी राय साहब, 14 में से कितनी सीटें? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा, उल्टा हो जाएगा। आशीष कुमार साहब आपका आकलन क्या कहता है? जल्दी से 30 सेकंड में। फिर डिबेट पे बैठेंगे, खाता नहीं खुलेगा। अगर मुझे देना होगा तो ये जो पूर्वांचल की सीटें हैं यहाँ पर 50-50 का मसला है, 50-50 का मसला। ठीक है साबिर साहब, आपका भी वही 50-50 का मत है? नहीं, मेरा 50 मत नहीं। हम 14 में से कम 12 तो जीत रहे हैं 100%। ठीक है, 2 कौन सी छोड़ रहे हैं? 2 छोड़े दे रहे हैं। जो देखिए आजमगढ़ छोड़ रहे हैं क्या? आजमगढ़ छोड़ रहे हैं क्या? 2 हम छोड़े दे रहे हैं। आजमगढ़ छोड़ रहे हैं क्या? यस और नो? आजमगढ़ मैंने 12 ले ली मैंने। दूसरी कौन सी? अब ले छोड़िए, वो तो समय बता देगा। 4 चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा, जिस पर हम 2 बजे ये चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर छठे चरण की 14 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में कौन मारेगा मैदान, किसे मिलेगा जनादेश? क्या रिपीट होगा 2019 जब भारतीय जनता पार्टी ने यहां से 9 सीटें जीती थी और वहीं अलायंस को मिली थी, सपा बीएसपी अलायंस को मिली थी 5 सीटें, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव मैदान में, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव मैदान में। तमाम तरीके के यहां पर विश्लेषण किए गए, तमाम तरीके के दावे रखे गए, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है, आज शाम 6 बजे ये ईवीएम में कैद हो जाएगा और तस्वीर सामने आएगी 4 जून को, यानी कि तारीख होगी 4 जून, जब सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर किसके दावे कितने सही जमीन पर उतरते हुए नजर आते हैं। बहरहाल के लिए इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। M प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 339-388-2172। कुछ